नमस्कार, आप देख रहे हैं पोलखोल पोस्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिवम गुप्ता। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 1000 करोड़ का घोटाला, ईडी ने आईटी विभाग से मांगे दस्तावेज, फर्जीवाड़े में बड़े बैंक अधिकारी, चीनी नागरिकों के शामिल होने का संदेह। चीनी कंपनियों की मिलीभगत से फर्जी कंपनी खोलकर 1000 करोड़ रुपए का हवाला करने के मामले में ईडी ने आयकर विभाग से दस्तावेज मांगे हैं। इस मामले में कुछ चीनी नागरिकों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। एक बैंक के बड़े अधिकारी और कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने इस मामले में मंगलवार को छापेमारी की थी। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले रैकेट का मुख्य आरोपी चार्ली से आयकर विभाग की लगातार पूछताछ जारी है और उसके सहयोगी के ठिकानों पर आयकर विभाग अभी भी छापेमारी कर रहा है। आयकर विभाग को अब तक जांच के दौरान पता चला है कि चार्ली और उसके सहयोगी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां खोलकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार किया है और इस कारोबार में कुछ भारतीय कंपनियों समेत एक बड़े बैंक अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है। सुशांत सिंह मामले को लेकर शरद पवार के परिवार में अंतर्कलह खुलकर सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी की जांच सीबीआई से कराने को लेकर शरद पवार के खानदान की अंतर्कलह अब तक सामने आ गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सुशांत खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वे पार्थ पवार की मांग को कौड़ी भर भी तवज्जो नहीं देते। सीबीआई जांच की मांग के अलावा अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन का समर्थन करके पार्थ लगातार अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं। पार्थ पवार की इन हरकतों ने सियासी इलाकों में छेड़छाड़ कर दी है कि पवार और उनके पिता अजीत पवार आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए जमीन तो तैयार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में एक अवैध निर्माण वाले बिल्डिंग की छत धसी, एक एएसआई की मौत, कांस्टेबल भी घायल। एक अवैध निर्माण वाले बिल्डिंग की छत गिरने से दिल्ली पुलिस के एएसआई जाकिर हुसैन की बुधवार को मौत हो गई। दरअसल दिल्ली में रामबाग रोड स्थित गुप्ता बिल्डिंग के अंदर अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। जाकिर हुसैन इस अवैध निर्माण की तस्वीरें ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुप्ता बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जब हुसैन अवैध निर्माण की तस्वीरें ले रहे थे तभी छत गिर गया। इस दुर्घटना में एएसआई की मौत हो गई। इस घटना में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। दरअसल पुलिस स्वतंत्रता दिवस के पहले शहर में किराएदार सत्यापन अभियान चला रही है। बाड़ा हिंदू राव थाने में तैनात एएसआई जाकिर हुसैन और कांस्टेबल दीपू इसी अभियान के सिलसिले में रामबाग रोड गए हुए थे। वह सुबह करीब 10:20 पर एक इमारत में पहुंचे और देखा कि तीसरे तल पर अवैध निर्माण चल रहा था। वे दोनों इसकी जांच और तस्वीर लेने के लिए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वो जिस छत पर खड़े थे वह नीचे से धंस गई और दोनों नीचे गिर गए। इस घटना में दीपू को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एएसआई नहीं रहे। फर्जी कॉल को लेकर सरकार ने किया लोगों को आगाह, इन 8 बातों का रखे ध्यान। साइबर दोस्त गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक ट्विटर हैंडल है जिसका उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता फैलाना है। साइबर दोस्त ने लोगों से अपील की है कि वे फर्जी कॉल से सावधान रहे, जो कि लुभावने ऑफर का लालच देकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम आपको फर्जी कॉल से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दे रहे हैं जो आपके ऐसे धोखाधड़ी वाली कॉल से बचाने में मदद करेगा। इन फर्जी कॉल में मोबाइल नंबर आमतौर पर +92 से शुरू होते हैं। ये कॉल सामान्यतः वॉइस कॉल या व्हाट्सएप कॉल हो सकते हैं। इन कॉलों का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या या डेबिट कार्ड विवरण प्राप्त करना होता है। नागरिकों को फर्जी लॉटरी या लकी ड्रा के बहाने अपने ब्यौरा देने का लालच दिया जाता है। जालसाज एक नकली प्राधिकरण के हस्ताक्षर के साथ मैसेज को भेजकर इसे अवैध दिखाने की कोशिश करते हैं। जालसाज संदेश के साथ क्यूआर कोड और बारकोड भी साझा करते हैं। ऐसे क्यूआर कोड को कभी भी स्कैन ना करें। फर्जीवाड़ा करने वाले एक बार जिस नंबर पर कॉल करते हैं उस पर लगातार कॉल करते रहते हैं। धोखाधड़ी करने वाले भी कथित तौर पर +1 से शुरू होने वाले नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ रूस में विकसित किए गए टीके पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। भारत के एक प्रतिष्ठित संस्था ने टीके संबंधित पर्याप्त डेटा अनुपलब्ध होने की बात कही है। उसका कहना है कि डेटा की अनुपलब्धता के चलते टीके के असरदार होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस के कोविड टीके पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। सीएसआईआर कोशिकी एवं अवधि जीव विज्ञान केंद्र CCMB के एक शीर्ष में अधिकारी ने बुधवार को कहा, अगर लोग भाग्यशाली रहे तो रूस का टीका प्रभावित साबित होगा। CCMB निर्देशक राकेश मिश्र ने रूस के टीके के प्रभावी और सुरक्षित होने के दावे पर टिप्पणी करने को मुश्किल बताया है। गौरतलब है कि उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ रूस ने टीके का विकास कर लिया है
और बीमारी से निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से टीका काम करता है। उन्होंने टीके के बारे में यह भी कहा कि ये एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी एक बेटी को पहले ही टीका लगाए जाने की बात कही। मिश्र ने कहा कि टीके के असरदार होने और उसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सुरक्षित होने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में किया जाने वाला परीक्षण उचित तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि तीसरे चरण में किसी टीके के असरदार होने के बारे में पता चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया जाता है और 2 महीने का इंतजार किया जाता है। टीके लगाने के बाद ही पता लगाया जाता है कि वेंटिलेटर संक्रमित हुए या नहीं। गौरतलब है कि WHO समेत अमेरिका ने भी रूस के दावे पर शक जताया है। WHO का कहना है कि टीके पर अभी और जांच की जरूरत है। WHO ने कहा, भारत में पिछले 7 दिनों में अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले सामने आए। भारत में प्रति 10 लाख नमूनों की जांच पर कोविड-19 के 18,300 मामले सामने आए हैं, जबकि अमेरिका और ब्राजील में प्रति 10 लाख आबादी पर यह आंकड़ा क्रमशः 1,99,803 और 62,200 है। भारत में 7 दिनों में 4 से 10 अगस्त तक हर दिन कोविड-19 के अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा मामले सामने आए। WHO के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है। देश में 4 से 10 अगस्त के बीच दुनिया के 23% से ज्यादा अधिक मामले सामने आए, जबकि कोविड-19 से दुनिया की 15% से अधिक मौतें भारत देश में दर्ज की गई है। पायलट की घर वापसी, सीएम गहलोत बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए सहना पड़ता है, अब मिलजुल कर काम करेंगे। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की वापसी को लेकर अपनी बात रखी है। सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए यह सब सहना पड़ता है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गया था, घर वापसी का सवाल ही नहीं उठता। अशोक गहलोत ने कहा कि ये जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूलो और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलजुल कर काम करें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास कर हमारी सरकार बनाई है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस विश्वास को बनाए रखें और प्रदेश की सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि हम सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे। अपने बगावती व्यवहार से राज्य की राजनीति में घमासान मचाने के बीच लगभग 1 महीने बाद जयपुर लौटे पायलट ने उम्मीद जताई कि पार्टी अलाकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही अपना काम शुरू करेगी। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए बोली लगाने की विचार कर रही है रामदेव बाबा की पतंजलि। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इस साल चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो के टाइटल स्पॉन्सरशिप हटाने के फैसले के बाद आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप का स्लॉट खाली हो गया है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर देश में चाइनीज सामानों और कंपनियों के बहिष्कार की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से कुछ कड़े कदम उठाते हुए कई चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था और साथ ही कई कंपनियों से करार भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि वीवो ने 2018 से 2022 तक 2190 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि, लगभग 440 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने पर विचार करने की खबरों की पुष्टि करते हुए पतंजलि के प्रवक्ता ने कहा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये वोकल फॉर लोकल के लिए है और एक भारतीय ब्रांड को ग्लोबल बनाने के लिए भी। कोर्ट ने जीतू सोनी की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 26 अगस्त तक बढ़ाते हुए जेल में रखने के आदेश दिए। मानव तस्करी, देह व्यापार, अवैध कब्जे, जान से मारने की धमकी सहित कई आरोपों के आरोपी जीतू सोनी की जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने जीतू की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाते हुए उसे 26 अगस्त तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। 28 जून 2020 को आरोपी जीतू सोनी को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ इंदौर के विभिन्न थानों में कई केस दर्ज हैं। इन केसों की पूछताछ के लिए 31 जुलाई तक जीतू कई थानों की रिमांड पर रहा। बाद में उसे कोर्ट ने 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत अभिरक्षा में जेल में भेज दिया था।
इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें पोल खोल पोस्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाइयाँ, काजू रोल, मिल्क केक, कलाकंद, दादा बर्फी और भी बहुत कुछ। आप अपना ऑर्डर हमें फोन पर भी दे सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा स्वीट्स, मेन मार्केट, सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 9424348889 6268376474। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।